हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी 2022 के सेकेंड वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो जन के सेकेंड वीक में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ चली थी वो सारी लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे एंड बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इस लेक्चर की PDF प्लस टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन से मिलेगी एंड एप्लीकेशन की लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली न्यूज से। जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट। ठीक है, क्या किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? इन्होंने इंक्रीज किया जो भी खर्चा इलेक्शंस में आता है। अगर कोई इलेक्शंस के लिए उठता है, उनको जितना भी खर्चा इलेक्शंस के दौरान आता है, इन पोल्स के दौरान आता है, उसका लिमिट जो है इन्होंने इंक्रीज किया। ठीक है, ओके। अब इंक्रीज किस लिए किया? फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अब इंक्रीज क्यों किया, क्या वजह थी इसको इंक्रीज करने की, इस एक्सपेंडिचर लिमिट को? राइज इन इन्फ्लेशन, दिन ब दिन की महंगाई। एज यू नो कि आजकल महंगाई कितनी ज्यादा है, हर एक चीज कितनी महंगी पड़ रही है। तो इन सारे जो भी इलेक्शंस में उतरे, इनको दिक्कत ना आए इलेक्शंस कंडक्ट करने में, इसलिए इनका एक्सपेंडिचर लिमिट जो है इंक्रीज किया गया। कब? जनवरी 2022 में। ओके, अब यहाँ पे पहले एक्सपेंडिचर लिमिट की ही बात करते हैं। प्रीवियस रिवीजन, प्रीवियसली ये कब किया गया था? एक्सपेंडिचर लिमिट कब इंक्रीज किया गया था? 2014 में। एंड 2020 की बात करें तो सिर्फ 10% इंक्रीज किया गया था एक्सपेंडिचर लिमिट। किसका? इन इलेक्शंस का। ओके, इसके बाद बात करते हैं अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पोल्स की। ठीक है, इनका पोल एक्सपेंडिचर देखते हैं कहां से कहां तक इंक्रीज किया गया। ओके, अब यहाँ पे बिगर स्टेट्स की बात करते हैं। बिगर स्टेट में कौन कौन सी आती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। एंड इनका एक्सपेंडिचर लिमिट कहां से कहां तक इंक्रीज किया गया? 70 लाख था, इंक्रीज किया गया 95 लाख रुपीज तक। ओके, स्मॉलर स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें गोवा, सिक्किम, इट्स अरुणाचल प्रदेश। ओके, AP अरुणाचल, आंध्र प्रदेश नहीं समझना, अरुणाचल प्रदेश है। एंड यूनियन टेरिटरीज स्मॉलर स्टेट्स में इंक्लूड की गई। एंड इनका जो है एक्सपेंडिचर लिमिट पहले था 54 लाख एंड अब इंक्रीज किया गया अप टू 75 लाख। ओके, एंड यहाँ पे बात करते हैं यूटी ऑफ जे एंड के की यूटी की का एक्सपेंडिचर लिमिट इंक्रीज किया गया अप टू 95 लाख। ओके, अब यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पोल्स की बात करते हैं। इनका एक्सपेंडिचर लिमिट कहाँ से? बिगर स्टेट्स, BS मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बिगर स्टेट्स का किया गया 28 लाख पहले था, अब 48 लाख रुपीज इनका लिमिट इंक्रीज किया। स्मॉलर स्टेट्स में यहाँ पे 20 लाख पहले था, अब 28 लाख रुपीज यहाँ पे इंक्रीज किया गया। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है। क्या है? इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी, यानी कि ये ही इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। एंड यहाँ पे आर्टिकल 34 मैंने लिखा है। आर्टिकल 34 के अंडर क्या होता है? फंक्शनिंग टू कंडक्ट इलेक्शन। जो भी प्रोसेसेस इलेक्शन के दौरान, यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस के दौरान आती है, वो सारी आर्टिकल 324 के अंडर की जाती है। यानी कि पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस पार्लियामेंट को दिया जाता है इसी आर्टिकल के अंडर। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। एंड इनका टेन्योर कितने साल तक का रहता है? 6 years या फिर एज ऑफ 65 years तक का। ठीक है, इनमें से अगर कोई इससे पहले ही रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको? प्रेसिडेंट को दे सकता है एंड इस टेन्योर से पहले ही निकल सकता है। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंक्रीज किया एक्सपेंडिचर लिमिट, तो किनका किया? पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड बिगर स्टेट्स में कहां तक ये एक्सपेंडिचर लिमिट इंक्रीज किया गया? स्मॉलर स्टेट्स में कहां तक? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मसले में। एंड क्यों किया गया? ठीक है, एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे तो कहां तक? बिगर स्टेट्स में एंड स्मॉलर स्टेट्स में कहां तक, है ना। ओके, एंड प्रीवियस रिवीजन की बात करेंगे, प्रीवियसली कब किया गया था एंड 2022 में कितना किया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं।
इंडिया ने जनवरी 2022 में कैबिनेट के अप्रूवल आने के बाद साइन किया एमओयू विद नेपाल, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कैबिनेट ने अप्रूव किया एंड इंडिया ने फिर साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेपाल। किस लिए साइन किया? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। किस पे? महाकाली रिवर पे। ठीक है, अब महाकाली रिवर पे, ओके, महाकाली रिवर पे जो ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ट्विन टाउन को ये कनेक्ट करेगा दारचूला इंडिया के साइड से एंड दारचूला नेपाल के साइड से। ये एक ट्विन टाउन है, इंडिया का भी एंड नेपाल का भी। एंड कहाँ पे? दारचूला इंडिया में कहाँ पे? उत्तराखंड में बनाया जाएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड। ओके, महाकाली रिवर को जो है शारदा रिवर या काली गंगा भी बोला जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसको इन दो नामों से भी बोला जाता है, यानी कि पुकारा जाता है। इन दो नामों से भी ये मशहूर है, ये महाकाली रिवर। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज जो है कंप्लीट हो जाएगा 3 सालों में। एंड इस ब्रिज का जो मेन रीजन था बनाने का, ये इंप्रूव करेगा डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, यानी कि नेपाल एंड इंडिया की फ्रेंडशिप में इजाफा होगा, इसकी रिलेशंस में इजाफा होगा, इसकी रिलेशंस जो होंगी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी इस ब्रिज को कनेक्ट करने से, इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने से। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इंडिया ने रिसेंटली किया एमओयू साइन नेपाल के साथ, क्यों किया, किस लिए किया? ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कौन सा? महाकाली रिवर। कहाँ पे बनाया जाएगा ये ब्रिज? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। एंड ये किसको कनेक्ट करेगा? ट्विन टाउन दारचूला ऑफ इंडिया एंड दारचूला नेपाल। एंड ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 3 साल में। ओके ओके जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की अगर हम बात करेंगे, आरपीएफ इंडियन रेलवेज का इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मेरी सहेली। ठीक है, अब ये मेरी सहेली तो रिसेंटली ये लॉन्च हो गया था। इसके अंडर 2022 में क्या हुआ ऐसा कि ये न्यूज़ में आया? मेरी सहेली एक इनिशिएटिव है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इसके अंडर इन्होंने 244 मेरी सहेली टीम्स जो है इन्होंने तैनात की। कहाँ पे? मेजर रेलवे स्टेशंस पे। ठीक है, अब इस मेरी सहेली एंड ये टीम्स मतलब लगाने का हर रेलवे स्टेशन, मेजर रेलवे स्टेशन, इसका क्या मोटिव था? सिक्योरिटी टू वुमेन पैसेंजर्स। ठीक है, ताकि वुमेन पैसेंजर्स को सिक्योरिटी मिल जाए, जो वुमेन्स अकेली ट्रैवल करती होंगी उनको सिक्योरिटी मिले। ठीक है, अब सिक्योरिटी क्या, एक इनको एक हेल्पलाइन नंबर, इन्होंने एक आरपीएफ सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया है 182, और जीआरपी सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 1512 दिया जाएगा इन वुमेन पैसेंजर जो भी ट्रैवल किए जाएंगे। जो भी परेशानी इनको ट्रैवलिंग के दौरान होगी, कोई भी किसी भी किस्म की चोरी हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है, तो जो भी कोई भी प्रॉब्लम ये फेस करेंगे तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, इस पे जो है इन्होंने और एक इनिशिएटिव मतलब रखा हुआ है। इन्होंने ट्रेन एस्कॉर्टिंग रखी है, सीसीटीवी 840 स्टेशन पे लगाए हुए हैं एंड रेगुलर ड्राइव्स कंडक्ट किए जाएंगी। कहाँ पे? इन वुमेन पैसेंजर्स को सेफ्टी देने के लिए। ओके, चलिए अब ये मेरी सहेली इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली, यानी कि इनिशियली ये कहाँ पे, किन 2 ट्रेन्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, उनका नाम क्या है? बांद्रा टर्मिनस अमृतसर स्पेशल एंड मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इनिशियली जो है ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन 2 ट्रेन्स में। ओके, अगर हम बात करेंगे 2021 में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑलमोस्ट मोर देन 3000 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। कहाँ पे? ये इन्हीं में, मतलब रेलवे स्टेशंस पे ही। ठीक है, इतने सारे क्रिमिनल्स को जो है अरेस्ट किया गया इन 2021 में। अब यहाँ पे बात उठ सकती है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक इनिशिएटिव जो था मेरी सहेली, उसके अंडर कितनी टीम्स को तैनात किया गया? 244। एंड इसका मोटिव क्या है? सिक्योरिटी, मतलब अगर ये मेरी सहेली इनिशिएटिव है, इसका मोटिव क्या है? इसका है सिक्योरिटी टू वुमेन पैसेंजर्स को देना। ठीक है, इनकी हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनिशियली किन 2 ट्रेन्स में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो है ये 2 ट्रेन्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली जनवरी 2022 में इनॉग्रेट किया 2nd कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये 2nd कैंपस है, तो 1st कैंपस की भी हम इसके बाद बात करेंगे। ओके, 2nd कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? कोलकाता रजारहाट में। ठीक है, एंड इस इंस्टीट्यूट का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रहेगा? ₹530
करोड़, ठीक है। एंड इस ₹530 में से जो है 400 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट देगी एंड रिमेनिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देगी। 75:25 रेशो में जो है ये बजट फिक्स किया जाएगा। ओके ओके, अब इसका इनिशिएटिव क्या है, इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है? हेल्थ केयर टू पुअर्स एंड मिडिल क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे जो है स्प्रेड ओवर 10 एकर्स, ये इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा 10 एकर्स ऑफ लैंड पे बनाया जाएगा, और यहाँ पे जो है 480 बेड कैंसर यूनिट बनाए, यानी कि 480 बेड्स होंगे एक कैंसर सेंटर यूनिट में। किस लिए वो कैंसर सेंटर यूनिट? फॉर कैंसर डायग्नोसिस, स्टैगिंग, ट्रीटमेंट एंड केयर, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर डायग्नोसिस के लिए, कैंसर की केयर, जो भी पेशेंट्स होंगे उनको उनकी प्रॉपर केयर के लिए 480 बेड वहाँ पे कैंसर सेंटर यूनिट बनाया जाएगा इस चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में। ओके, अब ये इनॉग्रेट कब हुआ था? ये एक वर्चुअल इवेंट में इन्होंने इनॉग्रेट किया, जिस वर्चुअल इवेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी भी प्रेजेंट थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इसके दौरान जो है ममता बनर्जी ने बोला कि ये चित्तरंजन नेशनल इंस्टीट्यूट जो है पहले ही बनाया गया था, लेकिन ये कोविड सेंटर यूज किया गया था कोविड-19 के दौरान, ठीक है। फिर इसको जन में इसके लिए, यानी कि CNCI के लिए इनॉग्रेट किया गया। ओके, अब CNCI की बात करते हैं। ये ओनली गवर्नमेंट रन कैंसर हॉस्पिटल इन बंगाल है। ये पहला, मतलब बंगाल में खाली एक ऐसा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट चला रही है। ओके, नेम्ड आफ्टर, इसका नाम किसके बाद रखा गया? देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है। अब ये देश बंधु चित्तरंजन नाम कौन थे? इन्होंने ही डोनेट किया था लैंड एंड प्रॉपर्टी इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया इस इंस्टीट्यूट का। अब फर्स्ट CNCI की बात करेंगे। फर्स्ट CNCI इनॉग्रेट किया था प्रोफेसर मैडम जे क्यूरी ने। कब? ऑन 2 जन 1950 में पहला इनॉग्रेट किया गया है CNCI इंस्टीट्यूट। ओके, कहाँ पे? एट हाजरा मोरे, कोलकाता में ही। कहाँ पे? हाजरा मोरे, कोलकाता में ही। ओके, क्वेश्चन राइज हो सकता है, PM मोदी ने सेकंड कैंपस चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? ओके, एंड यहाँ पे जो है ये वर्चुअल इवेंट में CM वहाँ पे और कौन प्रेजेंट थी? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। और जो बजट है इनका 530 करोड़, इसमें कितना रेशो, कितना जो 75:25 रेशो है, 75 किसका कंट्रीब्यूशन होगा, 25 किसका कंट्रीब्यूशन होगा, एंड फर्स्ट CNCI कब और कहाँ पे बनाया गया था, है ना, एंड किसके नाम पे रखा गया है ना। किसी भी टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं एक न्यूज से। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह है, इन्होंने इनॉग्रेट किया कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, KCRSST इनॉग्रेट किया किन्होंने? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने। कहाँ पे किया? एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कहाँ पे किया? एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इन्होंने इसी के साथ साथ एक तो ये रिसर्च इन कल्पना चावला सेंटर के साथ साथ इन्होंने डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम भी वर्थ ₹10 करोड़ वहाँ पे लॉन्च की। ओके, इस सेंटर का नाम कल्पना चावला सेंटर क्यों रखा गया? क्योंकि फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो कि स्पेस पे गई थी, इन्हीं के नाम पे इस डिफेंस सेंटर का जो है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस नहीं, स्पेस सेंटर का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन्होंने देखा कि 75 स्टूडेंट्स ने जो है एक सैटेलाइट बिल्ड किया, ठीक है। उसका नाम इन्होंने रखा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट, ठीक है। ओके, तो ये भी न्यूज में था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चेयरमैन ऑफ KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन जो कि विनय कुमार सक्सेना है, इन्होंने लॉन्च किया हाल ही में फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। कहाँ पे की? एट विलेज सिरोरा गाजियाबाद में, ठीक है। एंड ये अब फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, तो ये डोर टू डोर स्टेप वैन है, यानी कि हर एक जगह जा सकती है। डोर टू डोर स्टेप्स पे वहाँ पे पहुँचेगी। जो भी हनी मतलब घर पे लगाते हैं और उनका मतलब हनी प्रोसेसिंग का जो जिम्मा है इस
वैन के थ्रू किया जाएगा, यानी कि हनी घर पे अगर उन्होंने प्रोड्यूस किया, इसका प्रोसेसिंग आगे इसी वैन के थ्रू हो जाएगा, कहाँ पे, गाजियाबाद में। एंड एट द अब ये इसका डेवलपमेंट कॉस्ट कितना लगा, ₹15 लाख। एंड ये वैन प्रोसेस कर सकती है 300 kg इन 8 hours। एंड इस वैन में एक टेस्टिंग लैब भी रखी गई है, ठीक है, ताकि वो इस हनी को अच्छे से टेस्ट करे और अच्छा प्योर हनी हमें प्रोवाइड कर पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, कौन है यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया ओपन रॉक म्यूजियम। क्या किया? ओपन रॉक म्यूजियम, ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। ओके, अब इस ओपन रॉक म्यूजियम में क्या होगा? डिस्प्ले किए जाएंगे 35 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रॉक्स। एंड वो रॉक्स उनकी एज क्या होगी उन रॉक्स की? 3.3 बिलियन ईयर्स टू 55 मिलियन ईयर्स तक की एज उन रॉक्स की होगी। ओके, अब यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट, ये जो रॉक्स रिप्रेजेंट करेंगी, रॉक्स कितनी डेप्थ से ली जाएंगी? 175 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये इतनी डेप्थ से ये रॉक्स ली गई होंगी। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया ये कहाँ पे? CSIR नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। कहाँ पे? CSIR NGRI। अब ये CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया ओपन बुक म्यूजियम, कहाँ पे किया? एंड इसमें कितनी वैराइटीज ऑफ रॉक्स को डिस्प्ले किया जाएगा? ओके, एंड इनॉग्रेट कहाँ पे किया इन्होंने? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब जो कि दिल्ली में है, इन्होंने रिसेंटली जीता स्कॉच अवार्ड सिल्वर, ठीक है, सिल्वर इन स्कॉच अवार्ड इन्होंने जीता, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता। अब इस स्कॉच अवार्ड क्या है? ये दिया जाता है बेस्ट एफर्ट्स इन डिजिटल, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन, ठीक है। ओके, किस लिए मिला इनको ये सिल्वर अवार्ड, सिल्वर स्कॉच अवार्ड? इनको मिला फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि जो भी क्राइम एंड वायलेंस चिल्ड्रंस के अगेंस्ट हो रहा है उसके मतलब कॉम्बैट करना, यानी कि वो कम करना, ठीक है, उसमें इसको फॉरेंसिक साइंस लैब को ये अवार्ड मिला। ओके, ये अवार्ड रिसीव किया दीपा वर्मा ने ऑन बिहाफ ऑफ लैब, ठीक है, ये लैब को डायरेक्टली नहीं दिया गया, दीपा वर्मा ने ये रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ लैब। ओके, कब मिला इनको ये अवार्ड? ऑन 78th स्कॉच समिट में, जिसका थीम जो था स्टेट ऑफ गवर्नेंस था, ठीक है, कब? जैन 2022 में। ओके, यहाँ पे हो सकता है फॉरेंसिक लैब रिसेंटली स्कॉच अवार्ड क्या जीता, या फिर ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि फॉरेंसिक लैब ने मतलब फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके लिए कौन सा अवार्ड जीता? स्कॉच अवार्ड सिल्वर। ओके, और ये अवार्ड किन्होंने रिसीव किया? दीपा वर्मा ने। एंड ये किसके दौरान? 78th स्कॉच समिट, एंड उसका थीम क्या था? स्टेट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग्ड इन इंडियाज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन, ठीक है, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन फ्लैग इन किया। कहाँ पे ये कंडक्ट किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स इन फ्रांस, NIMAS में ये एक्सपेडिशन कंडक्ट किया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। वहीं पे राजनाथ सिंह ने इसको फ्लैग इन किया, स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेड बाय, एंड ये किसने किया? डायरेक्टर ऑफ निमास, जो कि कॉलोनर सरफराज सिंह उनका नाम है। ओके, एक्सपेडिशन टीम इसमें क्या किया? 250 किलोमीटर विंटर ट्रैकिंग की, टूर किया, डी माउंट बैलेंस ट्रैक एंड साइकिलिंग जर्नी ऑफ 975 किलोमीटर्स तक की। ओके, इसके बाद बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने डिक्लेयर किया विनर्स किसके? 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर ईयर 2020, ठीक है, इन्होंने इसके विनर्स डिक्लेयर किए। टोटल इन्होंने कितने अनाउंस किए? इसमें 57 अवार्ड्स इन 11 कैटेगरीज, ठीक है, 11 कैटेगरीज में इन्होंने बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट मीडिया एटसेट्रा एटसेट्रा सारा कुछ इनमें इन्वॉल्व किया। एंड फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड लॉन्च्ड इन कब? 2018 में, ठीक है, कब? 2018 में। ओके, अब इसमें बात करते हैं, अब अवार्ड्स दिए तो अब रैंक्स की भी बात करते हैं। तो यूपी को जो है फर्स्ट रैंक मिला इसमें, ठीक है,
यूपी का फर्स्ट रैंक था, तो यूपी को फर्स्ट अवार्ड मिला किसमें, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर ईयर 2020। एंड ये अवार्ड एंड ये विनर्स किन्ने डिक्लेयर किए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ओके, यूपी को फर्स्ट रैंक मिला वाटर कंजर्वेशन में। ये स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो राजस्थान सेकंड आया एंड तमिलनाडु थर्ड रैंक। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट्स पे नजर मारते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स, जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला। फॉलोड बाय, इसके बाद जो है मतलब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का टॉपर जो है मुजफ्फरनगर रहा, एंड सेकंड जो है शहीद भगत सिंह नगर पंजाब का। ओके, इसके बाद नॉर्थ जोन की बात करते हैं। वहाँ पे बालवा ऑफ वाराणसी को बेस्ट विलेज पंचायत अवार्ड दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोची केरला, इंडिया फर्स्ट सिटी। कोची केरला की जगह है, इसको जो है इंडिया की पहली सिटी है जहाँ पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट आफ्टर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट बोट इन दिसंबर 2021 में वहाँ पे एक फर्स्ट बोट लॉन्च की गई थी जिसका नाम था म्यूजिरिस। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। कहाँ पे, कोची में पहली सिटी बनी है जहाँ पे ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया गया। ओके, अब ये म्यूजिरिस क्या है, ये है म्यूजिरिस जो है ये अमंग 23 बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स है, इनमें से एक बोट है। इसको मैन्युफैक्चर किन्होंने किया, बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, एंड इन बोट्स को क्या बोला जाता है, वाटर मेट्रोज। ओके, ये जो है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, ये पार्ट ऑफ ₹747 करोड़ प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है, इसी का पार्ट जो है ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी है। इसको ऑपरेट किया गया बाय कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड, KWML ने। ओके, तो यहाँ पे अराइज हो सकता है कोची केरला पहली सिटी बनी जहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, किसके लॉन्च के बाद, फर्स्ट बोट। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि कोची केरला में एक फर्स्ट बोट जो कि बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट है, उसका नाम क्या है, म्यूजिरिस। ओके, चलिए। RBL Bank along with Google in collaboration with Google launched a digital platform जिसका नाम इन्होंने Abex 2.0 रखा। ठीक है, RBL बैंक ने गूगल के साथ कोलैबोरेशन में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम क्या है, Abacus 2.0। किसके लिए, टू इम्प्रूव बैंक्स कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी के लिए। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मर RBI गवर्नर की, जो कि उर्जित पटेल थे। ये कौन से थे, 24th गवर्नर ऑफ RBI रह चुके हैं। उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB बैंक का जो है वाइस प्रेसिडेंट इनको बनाया गया फॉर 3 years टेन्योर। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब रिसेंटली बनाया गया, तो फॉर्मर की बात करते हैं। इससे पहले कौन थे, DJ पांडियन, जो कि गुजरात के थे। ओके, PM मोदी डिक्लेयर्ड फॉर फ्रॉम ईयर 2022 से दिसंबर 26 पे मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। ठीक है, PM मोदी ने हाल ही में जनवरी 2022 में डिक्लेयर किया कि अब से 2022 से हर साल दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अब किस ओकेजन पे इन्होंने अनाउंस किया, प्रकाश पूरब ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी या बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 10th गुरु ऑफ 6। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि गुरु गोबिंद सिंह 10th गुरु ऑफ 6 थे या फाउंडर ऑफ खालसा कम्युनिटी। ओके, अब ये वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा, इन ट्रिब्यूट ऑफ 4 साहिबजाद किनके, 4 सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। इनके ही ट्रिब्यूट में ये जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 17th सेंचुरी में जो है ये चारों जो है सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी शहीद हो गए थे 17th सेंचुरी में। ठीक है, एंड इन्हीं के लिए जो है, इन्हीं की वीरता के लिए ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। एंड दिसंबर 26 ही क्यों मार्क किया गया, इसको मार्क किया गया क्योंकि इस दिन जो है इन 4 बेटे जो थे, इनमें से जो सबसे छोटे बेटे 2 थे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी, इनको दीवार में जिंदा चुनवाया गया था एंड ये वहीं पे शहीद हो गए थे एट द एज ऑफ 6 and 9 years पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा डिप्टी CM की बात करते हैं, जो कि दुष्यंत चौटाला है। उन्होंने अनाउंस किया कि गुरुग्राम विल गेट इंडियाज फर्स्ट हेली हब। ठीक है, गुरुग्राम में इंडिया का पहला हेली हब बनाया जाएगा। ठीक है,
ओके ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एस्टैब्लिश्ड दिस इंडियाज फर्स्ट हेली हब टू सॉरी। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं, ये कहाँ पे इसकी लोकेशन में कौन सा एरिया आएगा, सेक्टर 36, 36B, 37, 37B एंड द्वारका एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे 8। एंड ये कितने एकर्स ऑफ लैंड पे बनेगा, 10 to 20 एकर्स ऑफ लैंड पे ये इंडियाज फर्स्ट हेली हब बनाया जाएगा। ओके इसके बाद बात करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप। इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स, ठीक है। अब इस अर्बन फॉरेस्ट पार्क ऐप के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इन्हीं के अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स की के बारे में, एंड जो भी फैसिलिटीज विजिटर्स को प्रोवाइड की जाएगी उनकी इंफॉर्मेशन। ओके इनॉग्रेट यहाँ पे अब ये लॉन्च किया, किन्होंने लॉन्च किया, बाय स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर अलोला इंदिराकरण रेड्डी ने। किन्होंने, अलोला इंदिराकरण रेड्डी ने। एंड डेवलप्ड बाय, ये ऐप किसने डेवलप किया, बाय पाम टेम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट मोबाइल ऐप है अर्बन फॉरेस्ट ये पार्क्स का, तो एंड डेवलप किन्होंने किया, इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एंड लॉन्च किसने किया, स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर जी ने। ओके ये हो गया आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।